हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हमारा टॉपिक डिटेल में इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है, किस तरीके से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, कौन से दो मेथड्स हैं, कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे हमारे बैलेंस शीट में, ये सारे टॉपिक विद क्वेश्चन इस डिटेल वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में पहले टॉपिक समझेंगे, देन फिर ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बट पहले टॉपिक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये है कंपनी और ये है बैंक, और बैंक से कंपनी ने लोन लिया है 10 लाख रुपीस का। राइट, तो देखो कि जब भी बैंक लोन लेता है तो उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए, और लेट्स से कि कोई भी प्राइमरी सिक्योरिटी कंपनी ने रख दी थी। बट डिबेंचर्स इशू होते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल मींस सेकेंड सिक्योरिटी, कि जब कंपनी प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ में ही एज ए डिबेंचर को भी सेकेंडरी सिक्योरिटी बैंक को दे रही है। इसमें बैंक को क्या फायदा कि बैंक के लिए अब बिल्कुल सेफ साइड हो जाएगी कि इन केस अगर कंपनी ये 10 लाख रुपीज रीपे नहीं करती है, या हम कहें कि जो भी इंटरेस्ट अमाउंट पे करना था वो नहीं करती है, तो बैंक पहले अपनी प्राइमरी सिक्योरिटी जो कंपनी ने रखी थी, लेट्स से कि बैंक ने अपनी कोई मशीनरी वगैरह रख दी थी एज ए मोर्गेज, तो बैंक वो मशीनरी को सेल करके अमाउंट रिकवर करेगा। बट इन केस अगर मशीनरी को भी रिकवर करके पूरा अमाउंट नहीं मिल पाता है बैंक को, तो बैंक के डिबेंचर्स है, इनको इनके राइट को एक्सरसाइज करेगा। राइट, तो मतलब बैंक के लिए कंप्लीटली सेफ पीरियड हो जाता है, सेफ साइड हो जाती है। इसीलिए डिबेंचर्स को एज ए सेकेंड सिक्योरिटी जब रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल मींस सेकेंड सिक्योरिटी। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कंपनी कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करती है लोन की, तो बैंक अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। और उसके बाद में, और लेट्स से कि बैंक को ये सारा अमाउंट रिसीव हो गया 10 लाख रुपीज, और जो भी इंटरेस्ट अमाउंट था कंपनी ने वो अमाउंट टाइम पे कर दिया, तो ये डिबेंचर्स जो है ये कंपनी को वापस मिल जाएंगे। क्लियर। अब हम मेथड्स की बात करते हैं। अब इस केस में इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी हमें हमारे दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड की बात करें तो फर्स्ट मेथड वो है जिसमें आप इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, में आप कोई भी रिकॉर्ड मेंशन नहीं करते हो। तो इस केस में क्या होगा कि जो कंपनी ने बैंक से लोन लिया है लेट्स से, तो सिर्फ वो यही एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और जहां पे बैंक लोन कंपनी ने लिया है वो बैंक लोन के नीचे मेंशन कर लेगी बैलेंस शीट में कि इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। दैट्स इट। मतलब वो एक छोटे से नोट बना के लिख लेगी, बाकी हमें उसको रिप्रेजेंट कहीं भी नहीं करना बैलेंस शीट में। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, जहां पे हम इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी को मेंशन नहीं करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो कंपनी बस ये एक जर्नल एंट्री बनाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। इतना क्लियर हो गया। सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो सेकंड मेथड ऑब्वियसली कि फर्स्ट मेथड में कंपनी रिकॉर्ड नहीं करती है, सेकंड मेथड में इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी को कंपनी रिकॉर्ड करेगी। तो कंपनी रिकॉर्ड करेगी, मेंशन करेगी। सो लेट्स सी जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री ऑन टेकिंग ए लोन, तो लोन लेने की एंट्री हमारी क्या बन जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी। सेकेंड एंट्री अगर हम बात करें, इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इसमें कंपनी जर्नल एंट्री बनाएगी, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट। मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ वाई सस्पेंस अकाउंट। देखो, क्या अभी कंपनी को पता है कि ये डिबेंचर्स की पेमेंट कंपनी को करनी है? नहीं, बिकॉज ये सेकेंडरी है। तो इट मे बी पॉसिबल की रिक्वायरमेंट हो, और इट मे बी पॉसिबल की रिक्वायरमेंट ना हो। राइट, इसीलिए यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया गया है। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है बैलेंस शीट में, वो भी हम देखेंगे। और जब लोन
लोन की पेमेंट हो जाएगी, कंपनी इस लोन की अमाउंट को रीपे कर देगी प्रॉपरली, तो ये दोनों एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी। लोन पेमेंट की एंट्री बैंक लोन टू बैंक अकाउंट, और ये रिवर्स हो जाएगा बिकॉज लोन पेमेंट हो गया है और इसकी रिक्वायरमेंट डिबेंचर्स को पे करने की रिक्वायरमेंट कंपनी को नहीं पड़ी है, तो ये रिवर्स हो जाएगी रीपे के केस में। ठीक है, जर्नल एंट्री दोनों के केसेस में आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना भी समझ लेंगे। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A company had 10 lakh rupees 9% debentures outstanding as on 1st April 2021. What does it mean? It means कि 2021 में कंपनी की बैलेंस शीट में 9% डिबेंचर्स हैं 10 लाख रुपीस के रिप्रेजेंट है, मतलब कि वो 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स कंपनी ने ऑलरेडी किसी और को इशू कर रखे हैं। दिस 9% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। During the year, company took a loan of 2 lakh rupees from the HDFC Bank. तो कंपनी ने 2 लाख रुपीस का लोन लिया है, to which company placed with the bank debentures for rupees 2 lakh 50 as collateral security. तो कंपनी ने लोन लिया है 2 लाख रुपीस का, और उसके बदले में सेकेंडरी सिक्योरिटी डिबेंचर्स मेंशन किए हैं 2 लाख 50,000 के। तो वी नीड टू पास जर्नल एंट्रीज, plus we need to mention how we will represent this thing in the company's balance sheet. ठीक है, चलो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं। पहले ये हमारा टॉपिक था कि कंपनी के पास 10 लाख डिवेंचर्स ऑलरेडी है, 2 लाख रुपीस का लोन कंपनी ने लिया, उसके बदले में 2 लाख 50,000 के डिवेंचर्स कंपनी ने मेंशन किए हैं। तो करते हैं बात हमारे फर्स्ट मेथड की। तो फर्स्ट मेथड में हम जो ये 2 लाख 50,000 एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के डिवेंचर्स कंपनी ने दिए, इनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली जर्नल एंट्री हमारी पास होगी। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो बैंक लोन जो हमने लिया है 2 लाख रुपीस का, हम ये मेंशन कर देंगे, जर्नल एंट्री हमारी सिर्फ एक बनेगी। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करना है देख लेते हैं। हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये हमारी बैलेंस शीट एज एट 31st March 2022, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नोट नंबर एंड पर्टिकुलर्स, ये हमारा फॉर्मेट बनता है। तो ध्यान रखना क्लास, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हमने फोर्थ चैप्टर में भी समझ लिया है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में भी। तो आई होप कि अब ये इतना डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर एंड देन प्रीवियस ईयर, आप इसमें हेडिंग बनाओगे। अब हमें लोन रिप्रेजेंट करना है, तो हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये हमारा लाइबिलिटी साइड का हेडिंग है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। देन इसके अंडर में हम नॉन करंट लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट करेंगे, विच मींस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में हम मेंशन करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो बैंक लोन किस में आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अब देखो कि प्रीवियस ईयर में हमारे पास 10 लाख के डिबेंचर्स थे, राइट? तो ये हमने 10 लाख लिखा, बट हमने 2 लाख का लोन और लिया है, तो टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे पास कितनी हो गई? 12 लाख की। इनको नोट्स टू अकाउंट में कैसे मेंशन करना है वो भी समझेंगे, बट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मींस द टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इट मींस डिबेंचर्स प्लस बैंक लोन, दोनों ही। ठीक है, ये समझ में आया। अब इनको हम नोट्स टू अकाउंट में कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। देखो, वो जो 12 लाख और 10 लाख है, इनको हमें थोड़ा सा डिटेल में नोट्स टू अकाउंट में भी रिप्रेजेंट करना होता है। तो हम यहाँ पे हमने हेडिंग बनाया अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और एज वी नो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास 9% डिबेंचर्स हैं, और 9% डिबेंचर्स हमारे कितने रुपीस के हैं? 10 लाख रुपीस के। यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं, हमें मेंशन करना है इन एडिशन डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 2,50,000 has been have been issued as collateral security.
तो ये आप जस्ट ब्रैकेट में मेंशन करोगे, अमाउंट रिप्रेजेंट नहीं करनी है, बिकॉज फर्स्ट मेथड क्या कहता है, अमाउंट रिप्रेजेंट हम नहीं करते। देन आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में मेंशन करोगे बैंक लोन, एंड द वैल्यू ऑफ द बैंक लोन इज 2 लाख रुपीज, और इसमें भी हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 2,50,000। जस्ट आपको बैलेंस शीट में ये दिखाना है फर्स्ट केस के अंदर में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दो चीजें मेंशन करनी है, 9% डिबेंचर्स जो पहले के आउटस्टैंडिंग है, जो कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है, एंड देन बैंक लोन आपको मेंशन करना है। क्लियर? नेक्स्ट मेथड देखता है हमारा सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में हमारी दो जर्नल एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो हमने लोन लिया है 2 लाख रुपीज का, ये हमने मेंशन किया। देन हमारी नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और हमने 2,50,000 के डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल मेंशन किए हैं, तो हम 2,50,000 लिखेंगे इंस्टेड ऑफ। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, इनको बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो कि बैलेंस शीट में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो बैलेंस शीट में तो आपका ऐसे ही आएगा, सेम मेथड। नॉन करंट लाइबिलिटी में आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12 लाख प्लस हमारी करंट ईयर की 12 लाख और प्रीवियस ईयर की 10 लाख। अब आप कहोगे कि मैम चेंजेस कहाँ पे हुए फिर, तो नोट्स टू अकाउंट में हमारे चेंजेस होंगे, और वो आप ध्यान से देखना नोट्स टू अकाउंट में क्या चेंजेस होंगे सेकंड मेथड में। ठीक है, तो ये हम सिंपल सा फॉर्मेट होता है नोट्स टू अकाउंट का, शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ पे हमने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एंड देन फिर हम हेडिंग बनाते हैं पहले 9% डिबेंचर्स। अब जो 9% डिबेंचर्स लिखोगे, अब आप ये टोटल डिबेंचर्स लिखोगे, जैसे कि हमारे आउटस्टैंडिंग कितने थे 10 लाख के, प्लस 2,50,000 की कंपनी ने नए इशू करे। तो एक बार आप टोटल करके यहाँ पे दिखाओगे, एंड देन फिर उसमें से आप डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट, आप ये एक बार टोटल करके भी दिखा दिया, और फिर डिबेंचर सस्पेंस से आपने डिडक्ट भी कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई अभी तो आपको नहीं पता ना कि क्या इन डिबेंचर्स की पेमेंट कंपनी को करनी है या नहीं करनी है, ये चीज अभी क्लियर नहीं है। तो हम टोटल वैल्यू कब दिखाते हैं, जब हमें क्लियर होता कि भाई हमें 12,50,000 के डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है, बट अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं है। तो सेकेंड मेथड में करना क्या है कि एक बार तो आप टोटल लिखोगे, एंड देन उस टोटल में से जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हो वो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो देखा जाए तो वैल्यू वही आएगी, जस्ट ये छोटा सा चेंज आपको करना है। देन सेकंड पे आप मेंशन करोगे बैंक लोन, और यहाँ पे आप लिखोगे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 2,50,000, और बैंक लोन आपने लिया कितने का है, 2 लाख रुपीज का। तो हमारी करंट ईयर की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टोटल कितनी हो गई, 12 लाख रुपीज। तो ये 12 लाख रुपीज आप बैलेंस शीट में नोट डाउन करोगे। ठीक है, सो गाइज आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया है। ये टॉपिक समझने के बाद आपकी बुक में 3-4 क्वेश्चंस होंगे, वो आप प्रैक्टिस कर लो, टॉपिक आपका हो जाएगा। एंड फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपको, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।